जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परियार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जितने भी हमारे वेटरन्स हैं, एक्स सर्विसमैन भाई हैं, मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करने वाले हैं, जितने भी मेरे अग्निवीर भाई हैं, मेरी अग्निवीर बहनें हैं, चाहे वो अग्निवीर वायु हैं, अग्निवीर यहाँ पर एसएसआर में हैं, नेवी के अंतर्गत हैं, या अग्निवीर हमारे फौजी भाई हैं या मेरी बहनें हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान पूर्वक इसको सुने कि हम 8th पे कमीशन को लेकर आज बातचीत करेंगे कि अग्निवीर की 8th पे कमीशन में किस प्रकार से सैलरी की यहाँ पर इंक्रीजिंग होगी, क्या उनकी सैलरी में हाइक होगा या उनकी सैलरी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, हम इस तरह से किस तरह से उसका अंदाजा लगा सकते हैं, क्या आखिर एक्सपेक्टेशन रहेगी कि अग्निवीर की यहाँ पर सैलरी में किस प्रकार से इंक्रीजिंग हो पाएगी। हालांकि जो है अभी सैलरी जो है यहाँ पर स्टार्टिंग जो उनकी होती है 30,000 रुपये फिक्स सैलरी है। हम ऑल अलाउंसेस के बारे में भी बात करेंगे अग्निवीर के, और साथ में हमारे जो सोल्जर्स भाई हैं यानी हमारे जो जवान हैं, जवानों की सैलरी के इंक्रीमेंट की बात भी करेंगे। जिस प्रकार से मीडिया के अंतर्गत पूरा हवा बना रखा है, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरा काम है सिर्फ राइट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराना कि आपकी सही चीज जो हमने एक्सपीरियंस आज तक सीखा है, जिस जगह हमने ड्यूटी कर रखी है, तो जो अपने तौर तरीकों से हमने सीखा है, जिंदगी को जाना है, तो उस हिसाब से हम बताएंगे कि आपको सैलरी किस प्रकार से गवर्नमेंट इसको बना सकती है, दे सकती है, और हम इसको एनालिसिस करेंगे। एक बात आपको समझना होगा कि जब हम बोल रहे थे, जब 2016 में जब 7वां पे कमीशन आया था, तब हम बोल रहे थे कि सैलरी इतनी ज्यादा हाइक कर जाएगी, लेकिन हुआ क्या मेरे दोस्तों, डीए को मर्ज कर दिया गया और सैलरी में इंक्रीमेंट जो यहाँ पर ग्रुप बी से जो नीचे के कर्मचारी हैं उनके सैलरी में ना के बराबर इंक्रीजमेंट हो पाया, न ज्यादा हाइक गया। सैलरी में हाइक किसके गया? जो ग्रुप ए के अधिकारी हैं, तो वहां से सैलरी को हाइक मिला, लेकिन 7वें पे कमीशन में ग्रुप बी से नीचे वालों के सैलरी में कोई भी ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ, केवल मिनिमल इंक्रीमेंट हो पाया। तो आज हम उस सैलरी की एक्सपेक्टेशन रखेंगे पूरे जवानों के लिए प्लस अग्निवीर के लिए कि क्या हो सकता है इसमें, इसको एनालिसिस करेंगे, जानेंगे और कोशिश करेंगे। मेरे दोस्तों, आपने यूट्यूब के अंतर्गत बहुत चीज देखी होंगी, जो बोल रहे हैं कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर, 2.92, कोई तो 3% 3 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर। अगर गवर्नमेंट फिटमेंट फैक्टर ही अगर लाना चाहती है तो क्या गवर्नमेंट इतना ज्यादा सैलरी दे सकती है? आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? बी पॉजिटिव आप उम्मीद कर सकते हो, लेकिन हम एनालिसिस करेंगे। होता क्या मेरे दोस्तों, यूट्यूब की जो एल्गोरिथम है इसको समझना बहुत जरूरी है कि यूट्यूब के अंतर्गत जो भी, अगर आपको सोशल मीडिया के अंतर्गत जो यूट्यूबर बता रहे हैं, हमारे फौजी भाई रिटायर भाई भी हैं, वो भी आपको बता रहे हैं भाई 2.86 से चले जाएगा, आपकी सैलरी 3 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, यूट्यूब के अंतर्गत क्या होता है कि हाइप देना पड़ता है। हाइप मतलब लोगों को एंगेज करना पड़ता है। जब आप लोगों को एंगेज करके तभी उनके व्यूज बढ़ेंगे, तभी उनके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। लेकिन मेरा ध्येय ऐसा नहीं है, मेरा ध्येय आपको राइट इंफॉर्मेशन प्राप्त कराना है। तो लोगों को हुक देने की कोशिश करते हैं ताकि जो है आप शॉक हो जाते हैं, यानी कि शॉक वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं आपको। जब इंसान को शॉक वैल्यू प्रोवाइड कराई जाती है तो उस ओर की ओर ज्यादा एंगेज होता है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, किसी इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी। अब किसी ने बोला मैं फौज में नौकरी कर रहा हूँ, मैं सर्विस में हूँ, कहीं पोस्ट में ड्यूटी दे रहा हूँ, एक दिन मैं नीचे आया, पोस्ट से नीचे उतरा, मैं खाली टाइम पे अपना मोबाइल देखा मैंने, तो भ्रम करके आ गया, भैया सैलरी होने वाली 3 गुनी थी, 3 गुनी। थंबनेल में मैंने देखा 3 गुनी सैलरी, नोटों की बौछार। मैं उसको क्लिक करूंगा और इस वीडियो को पूरा देखूंगा मैं। दिस इज कॉल्ड क्यूरियोसिटी एंड दिस इज हाइप, दिस इज शॉक वैल्यू। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको समझनी, लेकिन मैं आज आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि हमारी सैलरी कितनी यहाँ पर जवानों की जा सकती है। दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको दिख रहा है अग्निवीर 8th पे कमीशन एक्सपेक्टेड सैलरी इंक्रीज प्रेजेंटेड बाय, जैसे कि सैनिक एकता हीरा परियार, मैं खुद हूं, सैनिक एकता आप लोगों का चैनल है। आगे बढ़ते हैं सीधे स्लाइड से। एब्स्ट्रैक्ट मैंने इसमें लगा रखा है, तीनों सेनाओं के अग्निवीरों को 2027 में 4 साल हो जाते हैं, 2026 में जहां 3 साल, तो वहीं 1 जनवरी 2026 से नया पे कमीशन लागू होगा। अब होगा कितनी देर में ये तो भगवान मालिक है, लेकिन असल मुद्दा ये है कि क्या सरकार 8th पे कमीशन में अग्निवीरों को क्या कोई खुशखबरी देगी या नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि
जरूर अग्निवीरों की भी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि जब पे कमीशन होता है, बैकग्राउंड का इतिहास देखें तो यह 10 साल के लिए सीधे इंक्रीमेंट होता है। जिस प्रकार से महंगाई आसमान छू रही है, तो उसी प्रकार इन्फ्लेशन को देखते हुए अग्निवीर भाइयों के भी यहाँ पर सैलरी बढ़ेगी। अब ये किसने बढ़ेगी हम उसको आगे जाके समझेंगे, और जवानों की भी समझेंगे कि कितनी यहाँ पर सैलरी बढ़ पाएगी हमारे फौजी भाइयों की। तो यहाँ पर फर्क इतना होगा कि अग्निवीर की सैलरी जो उनको मिलती है अभी के समय में, उसी के बेस पर ये सैलरी बढ़ पाएगी मेरे दोस्तों। फिटमेंट फैक्टर अगर रहा तो क्या रहेगा फिटमेंट फैक्टर और किस प्रकार बढ़ेगी मेरे दोस्तों सैलरी, उसी को जानने की कोशिश करेंगे। एक ओवरव्यू है आगे का जो मैंने बना रखा है, उस ओवरव्यू को समझ लेते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, ऑब्जेक्टिव समझेंगे, थ्योरेटिकल समझेंगे, इसको थ्योरेटिकल वैल्यू में समझेंगे, और फिर उसका रिव्यू करेंगे, मेथोडोलॉजिकल समझेंगे, हिपोथेसिस क्या है इसके, और इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या हो सकते हैं, रिकमेंडेशन क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आखिर क्या है, और रिजल्ट्स क्या रहेंगे, कंक्लूजन क्या रहेंगे, उसी के बारे में जानने की कोशिश। ये ओवरव्यू है, इसी को आगे बढ़ते हुए इंट्रोडक्शन की बात सबसे अभी प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, आगे हम जवानों की बात भी करेंगे। इंट्रोडक्शन में समझते कि पे एंड पैक्स की बात कर रहे हैं। अग्निवीर जो है, अग्निवीर एसएसआर है, अग्निवीर एमआर है, और अग्निवीर वायु है, यानी कि नेवी, एयरफोर्स और साथ में आर्मी, तीनों सेनाओं को हम लेके चलेंगे। इनरोल्ड अंडर दिस स्कीम विल बी पेड एन अग्निवीर पैकेज, अग्निवीर वायु पैकेज या अग्निवीर एसएसआर एंड एमआर पैकेज। तो 30,000 पर मंथ विद ए फिक्स सैलरी इंक्रीमेंट इन एडिशन रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस। तो इसमें जो होता है एडिशन होगा, आपका अलाउंसेस मिलते हैं, लेकिन अग्निवीर को एमएसपी नहीं मिलता है, और आपका उनको डीए लागू नहीं है, डेनस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता उनको लागू नहीं है। और नंबर दूसरा, कुछ ऐसे अलाउंसेज जो उनको लागू नहीं थे, हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, तो हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पर अग्निवीर को आई थिंक उनको ऑथराइज नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं सीधे। अदर जैसे सीआई काउंटर इंसर्जेंसी का अलाउंस, सीआई अलाउंस है, शाफा अलाउंस है, हॉकल अलाउंस है, ग्लेशियर अलाउंस है, एक अलाउंसेस उनको मिलते हैं। अलारे अलाउंस मिलता है, रिलीव लार्सन अलाउंस मिलता है, और आपका जो टीडी जाते हैं, टीडी का पैसा भी आपको मिल पाएगा, क्योंकि खाने पीने का पैसा टीडी के, जब आप टीडी जाते हैं जवानों को खाने पीने का पैसा मिलता है। ड्रेस का पैसा जुलाई के महीने में बढ़ के आता है, तो जुलाई के महीने में अग्निवीर को भी जुलाई में जो है ड्रेस का अलाउंस मिलता है। तो ये तमाम तरीके के उनको पैसे मिलते हैं, लेकिन आगे समझेंगे इसमें प्रॉब्लम और क्या है। तो और ड्रेस एंड ट्रैवल अलाउंस विल बी पेड। जो अलाउंसेस होते हैं वो वेरी करते हैं अलग अलग जगहों के, जैसे नेवी के हैं अलग हो सकते हैं, एयरफोर्स के अलग हैं, और आर्मी के अलग अलाउंसेस हैं। आगे बढ़ते हैं। टर्मिनल बेनिफिट क्या, सेवा निधि पैकेज अग्निवीर विल बी गिवन वन टाइम सेवा निधि पैकेज कंप्राइजिंग द मंथली कंट्रीब्यूशन along with matching contribution by the government on completion of their engagement period is indicated below। ऑलरेडी आप इन सब चीजों को जानते हैं, इसको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर में 30,000 मिलता है, सेकेंड ईयर में 33,000, और थर्ड ईयर में आपको 36,500, और चौथे महीने में 40,000। तो ये मोटा मोटा है, इसमें आपका पैसा मिलता है। 70% आपको इन हैंड सैलरी मिलती है, बाकी 30% अग्निवीर कॉर्पस फंड में चले जाता है, और जो कंट्रीब्यूशन टू कॉर्पस फंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसमें चले जाता है। इस प्रकार से आपको जो है 5,02,000 रुपये, बाकी जो है 5,02,000 रुपये ऐसे करके पैसे मिलते हैं, और लगभग ये 10,04,000 तक होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अग्निवीर एसएसआर एमआर अग्निवीर वायु विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट टू एनी प्रोविडेंट फंड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि पीएफ में पैसा नहीं जमा कर सकते, या जैसे एएफपीपी फंड होता है तो उनको ये भी नहीं है, वो पैकेज इनका अलग से मिलता है। तो देयर शैल बी नो एंटाइटलमेंट टू ग्रेजुएटी, यानी कि ग्रेजुएटी का एंटाइटलमेंट एंड एनी काइंड ऑफ पेंशनरी बेनिफिट नहीं है। और इन द केस ऑफ अग्निवीर, अग्निवीर वायु एंड अग्निवीर एसएसआर एंड अग्निवीर एमआर, तो ये इसका है क्राइटेरिया। आगे बढ़ते हैं सीधे ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव 1 है फिटमेंट फैक्टर 1.83, हम ये लेके चल रहे हैं 1.83 फिटमेंट फैक्टर। जी हाँ मेरे दोस्तों, जिस प्रकार से हवा बना दिए इन यूट्यूबरों ने, तो मैं मानता हूं कि 1.83 फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा बस, और ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 1.87, उससे भी ज्यादा हो सकता है फिटमेंट फैक्टर, तो 1.92 तक गिर जाएगा। ऐसा नहीं कि सैलरी इतनी बम्पर बढ़ा देंगे, तो मतलब ये एक हाइप करने का तरीका होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं सीधे।
थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कर रखा है मैंने इसको। समझते हैं इसको रेगुलर सोल्जर, प्रेजेंट रेगुलर सोल्जर में। हम प्रेजेंट में जो रेगुलर सोल्जर है उसकी भी बात करेंगे, और जो रेगुलर सोल्जर 2026 में जाएगा उसकी बात करेंगे। जो जवान है यानी कि जो अभी का जवान है, इस हिसाब से मोटे अंदाज से लेके चलेंगे कि एक जवान जब भर्ती होता है तो उसकी 21,700 रुपये सैलरी होती है। हालांकि आप 4 साल वाला क्राइटेरिया हो जाएगा, यानी कि 5वें में होगा तो उसका इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा, तो उसके हिसाब से उसकी सैलरी डबल हो जाएगी। लेकिन हम बैक में चलेंगे कि पहले के हिसाब से चलेंगे। तो जो रिक्रूट होता था 21,700 उसकी बेसिक पे होती थी। अगर डीए आज के अकॉर्डिंग में अगर हम लगाते तो 33,855, हम 56% डीए लेते हैं। और एमएसपी अगर हम मिलिट्री सर्विस पे लगाते तो 39,552 आज के हिसाब से इतनी सैलरी बढ़ती है एक नए सिपाही की। और वहीं अगर बात करें, हमने 4 क्राइटेरिया ले रखी है हमने विद इंक्रीमेंट पर ईयर, यानी कि 4 साल में अगर वो रेगुलर सोल्जर होता है तो उसकी सैलरी इतनी होती, और वहीं जो है 34 साल में अग्निवीर आउट हो जाता है 25% ले जाएंगे। तो उसी का हम क्राइटेरिया लेके चलेंगे इसको समझने के लिए। तो 22,400 अगर वो सेकेंड टर्म में जाएगा तो दूसरे साल में उसका इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा, तो इस हिसाब से उसकी 34,944 अभी के हिसाब से 50% 6 के हिसाब से मैंने डीए ले रखा है, और 40,144 उसकी एमएस पे लगा के होती है। और 23,800 और 56% डीए लेगा जो तीसरे साल में सिपाही बनेगा, यानी कि अग्निवीर नहीं होता तो सिपाही होता, तो यहाँ पर 37,128 और 43,328 उसकी एमएस पे लगा के। और 24,500 बेसिक पे चौथे साल में अगर वो अग्निवीर नहीं होता, परमानेंट सोल्जर होता, तो 38,220 और 43,420 उसका आपका एमएस पे हो गया। तो इस बैंक में उसके क्लासिफिकेशन पे भी उसमें जुड़ जाएंगे। अगर वो पलटन में जाएगा तो क्लास पे भी लागू हो जाएगा। तो यहां पर हो गया। अब जो रेगुलर सोल्जर होगा, अब बात करते हैं जो 21,000, तो सभी के लिए हिसाब किताब यही होगा। अगर 1.87 फिटमेंट फैक्टर जाएगा तो उसका आप कैलकुलेशन करके समझ सकते हैं कि मेरी सैलरी लगभग इतनी बढ़ेगी, और कम से कम इतनी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, यह आप समझ सकते हैं। तो 21,700 को हम 1.83 से सीधे मल्टीपल कर देंगे तो 39,711 पर मंथ हो जाती है। एमएस पे लगा के 44,911 होती है। और गवर्नमेंट जब आती है, जब नया पे कमीशन लाती है तो अपने तरफ से अलग से डीए आपको बढ़ा के देती है, यानी कि 15% डीए मान लिया हमने, 12%, 10%, जितना भी डीए गवर्नमेंट देगी तो उसमें आपका बेसिक पे में डीए में यहाँ पर जुड़ेगा, यानी कि 44,000 से 50,000 तक उसकी समथिंग सैलरी इतनी लगभग हो जाएगी एक सिपाही, नई सिपाही की। पुराने के हिसाब से अग्निवीर नहीं होता तो उसी के हिसाब से 4 साल बाद लगा लो जो आपकी बेसिक पे हो रही है, उसमें 1.83 या 87 का मल्टीपल आप करके समझेंगे तो उतनी सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। वैसे ही आपका मैंने ये सेम एज जो नीचे है उनको भी आप समझ सकते हो। 22,400 अगर वो सिपाही पहले वाला होता या अभी का जो है 5 साल की सर्विस जिसकी है तो हिसाब लगा सकता है अपना। तो 1.83 के हिसाब से 40,992, और जो है अगर हम एमएस पे लगा देते हैं, एमएस पे बढ़ने की उम्मीद चल रही है, हो सकता है हाई कोर्ट और उसमें कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस लंबा चल रहा है कि हमारी जो है एमएस पे बढ़ जाए, उम्मीद करते हैं कि बढ़ जाए। 46,152 और 23,800 अगर थर्ड ईयर का लगाएं तो 23,800 1.83, तो इस हिसाब से एमएस पे लगा के डी 48,754, इसमें गवर्नमेंट उसमें डीए भी देगी लेकिन इसमें डीए मैंने लगा नहीं रखा है। 24,500 तो इसको 1.83 1.87 जाता तो इसको मल्टीपल कर देंगे, या 1.95 तक जाएगा तो इसको मल्टीपल कर देंगे, तो 50,035 रुपये हो गया। अब समझते हैं हम, ये रेगुलर जवान की समझते हैं हमने इतनी सैलरी इनकी बढ़ेगी। अब बात करेंगे यहाँ पर की जो अग्निवीर की है, अग्निवीर की एक्सपेक्टेड सैलरी 8th पे कितनी बढ़ेगी। तो मेरे दोस्तों आपने ये देखना कि 30,000 रुपये मेरी अग्निवीर की सैलरी है, फिक्स सैलरी हमको मिल रही है अग्निवीर की। अब क्या हो रहा है, 33,000 जहां रेगुलर सोल्जर की अभी के हिसाब से हम प्रेजेंट टाइम के कैलकुलेशन को समझेंगे, 33,852 जब प्रेजेंट टाइम में 30,000 रुपये उसकी सैलरी है। हम जब 2023 की बात करेंगे, 2022 लास्ट दिसंबर से जो है शुरुआत हुई इसी अग्निवीर की भर्ती की, और जनवरी से उनका रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुआ 2023 से, तो उस हिसाब से देखेंगे, उस हिसाब पर हमारी डीए कितना चल रहा था या हमारा डीए कितना परसेंट, हम अभी के हिसाब से मोटा अंदाजा लगाएंगे, हमारा 50% 6% चल रहा है यहाँ पर 56, तो 39,052 देखेंगे। इस हिसाब से आप देखना इसका डिफरेंस लगभग 3,000 तक का लगभग डिफरेंस आ रहा है अग्निवीर और एक जवान की सैलरी में। तो इस हिसाब से यानी कि
इस हिसाब से आपकी सैलरी में, जिस प्रकार से यूट्यूब में बताया गया कि अग्निवीर की तनख्वाह सीधे डबल हो जाएगी, सीधे 60,000 हो जाएगी, या अग्निवीर का बोला 1.87 के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर बैठेगा, अग्निवीर का बोला 2% के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर बैठेगा। भैया सिपाही से ज्यादा तनख्वाह हो जाएगी क्या अग्निवीर की? यार एक कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो मतलब कि मैथमेटिकल है, आप खुद ही समझो कि यार एक सिपाही को कम तनख्वाह मिलेगी जो रेगुलर सोल्जर है, और अग्निवीर को ज्यादा सैलरी कैसे मिल सकती है? अगर बोला 2% के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर के अग्निवीर की यहाँ पर सैलरी बढ़ेगी 3 गुना 60,000 हो गया, जबकि जवान की कम सैलरी बैठेगी। तो ये कॉन्सेप्ट ये बैठेगा नहीं कहीं से, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आपने देखा 3,000 तक के लगभग इसमें डिफरेंस आ रहा है, और वही 33,000 हम सेकंड टर्म अग्निवीर की करते हैं तो हम सेकंड सिपाही का ले लेते हैं। अगर वो सिपाही परमानेंट होता तो आज के हिसाब से उसका डिफरेंस ही देखो आप, 40,000 लगभग उसकी 144 हो रही, 56 के डीए के हिसाब से लगभग उसका डिफरेंस लगभग 6,000 समथिंग या 7,000 समथिंग, 6,500 के लगभग बैठ रहा डिफरेंस। तो ऐसी जो नीचे के फॉलोइंग है, नीचे के आपके 36,500 है, उसका भी लगभग डिफरेंस, और 40,000 का लगभग डिफरेंस है। इस हिसाब से जो नया रेगुलर सोल्जर होता है 2026 में जब नए पे कमीशन लागू होगा 1.83 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से आप अंदाजा लगाएंगे तो उसका डिफरेंस जहां 44,911 हो रहा है, तो आप देखना उसमें यहाँ वहां पर जो है मैंने यहाँ पर इसका ये लगा दिया है कि इस हिसाब से इनका 30% अग्निवीर का यहाँ पर सैलरी बढ़ने के चांसेस हैं। 30% यानी कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी बढ़ने के चांसेस हैं अग्निवीर के। अब बोला कि भाई आधी हो जाएगी, सीधे मतलब डबल हो जाएगी, तो 30,000 का डबल 60,000 इतना गवर्नमेंट नहीं कर सकती, किसी भी हालत में कर देगी तो वेल डन। लेकिन हम गवर्नमेंट के बैक इतिहास को भी देखेंगे, 2014 से चल के आ रहा है, तो 2014 से का हम इतिहास देखेंगे तो 2014 में 2016 में किस प्रकार से पे कमीशन बैठा, और उसको इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट हमको कितना दे रही है प्रेजेंट गवर्नमेंट, तो उसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस हिसाब से मैंने जो एनालिसिस कर रखा है पूरा, इसको मैंने पूरा एक मुझे मेहनत लगी इसको करीबन समझने में, कम से कम 1 हफ्ता मेरे को लगा इसको समझने में। पूरा मैंने हिसाब किताब लगा के बना रखा है। तो इसमें लगभग 40,000 पर मंथ आपकी सैलरी, यानी कि 30,000 वाले की 10,000 बढ़ के 40,000 हो सकती है 8th पे कमीशन में। अब ये है, इसके कुछ मिस पॉइंट भी हैं, मतलब कुछ क्या बोलते हैं उसको, जो भी मतलब उसके कुछ कमियां भी हैं, इसमें कॉन्स भी हैं बहुत सारी। उस कॉन्स को समझने की कोशिश करेंगे हम आने वाले 10 साल तक के लिए। सेकेंड ईयर में अग्निवीर भाई की देख लेंगे तो वहीं पर 33,000 पे सेकेंड टर्म में उसको फिक्स सैलरी मिलती है, और 33,000 का हम 30% करते हैं तो 42,900 पर मंथ उसकी सैलरी होती है। आप देखेंगे वहां 46,152 होती रेगुलर सोल्जर की, एमएस पे लगा के कितनी होती रेगुलर सोल्जर की 1.83 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से। रेगुलर सोल्जर की अगर वो अग्निवीर नहीं होता, वो रेगुलर सोल्जर होता, दूसरे साल के टर्म में उसकी तनख्वाह होती 1.83 के हिसाब से, एमएस पे लगा के 46,152 होती। ठीक है ना, मेरी बात को समझो आप। और वैसे ही जो है यहाँ पर सेकंड टर्म में उनका 42,900 पर मंथ हो जाएगा अग्निवीर की 8th पे कमीशन में 30% अगर सैलरी गवर्नमेंट बढ़ाती है। एक बात फिर क्लियर करने की समझते हैं इसको। देखो अगर रेगुलर सोल्जर होता, फिर समझा रहा हूं मैं, अगर रेगुलर सोल्जर होता तो उसको 21,700 उसकी बेसिक पे होती, प्लस उसका 56% डीए लग के आता तो 33,852 उसकी सैलरी होती। अग्निवीर को मिल रही है 30,000, लेकिन उनका एमएस पे मिल रहा है, लेकिन अग्निवीर को एमएस पे नहीं मिल रहा है, उनकी फिक्स है, तो उसकी जवान की हो गई 39,052 नए सिपाही की हो गई। ठीक है ना, जब ज्वाइन करता। लेकिन अग्निवीर की कितनी होती, इसी के सामने अग्निवीर खड़ा कर देंगे तो कितनी होगी 30,000। तो 20 का डिफरेंस देखो कितना आ गया, उसकी 40,000 लगभग बैटरी, तुम्हारी बैटरी 30,000, यानी कि 10,000 तक का लगभग डिफरेंस बैठ रहा है विद डीए लगा के। तो उसी का आपने ये कंपैरिजन करना है। तो 30% ये बैठेगा इतना। हो सकता है गवर्नमेंट थोड़ा सा बढ़ा सकती है, अगर 1.87 फिटमेंट फैक्टर जाएगा तो 32% सैलरी हाइक चलेगी अग्निवीर की। अगर बाय चांस 1.95 फिटमेंट फैक्टर बैठता है तो अग्निवीर की 35% सैलरी हाइक चलेगी। अगर 2% फिटमेंट फैक्टर बैठता तो आप लगा सकते हो इतना परसेंट आपकी सैलरी हो जाएगी। लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये 30% से कम भी हो सकता है, 28 और 29% भी सैलरी हाइक अग्निवीर की हो सकती है।
सकता है 25% हो, लेकिन हमने एक मिनिमल ले रखा है 30% यहाँ पर सैलरी हाइक की बात ले रखी है मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं 4th ईयर में 40,000 मिलती है अग्निवीर जब 4th ईयर में चले जाता है, तो इसका 30% अगर सैलरी हाइक होता है तो 52,000 रुपए पर मंथ ले रखा है मैंने, यानी कि 40,000 रुपए उसको चौथे साल में मिलते हैं। नए पे कमीशन में कितने हो गए? 52,000 रुपए पर मंथ। तो इन बातों को समझना मेरे दोस्तों, ये एक पूरा मैंने एक बहुत तरीके से इसको समझने की कोशिश करे कि कितना हमारा सैलरी बढ़ सकता है। वही 1.83 मैंने फिटमेंट फैक्टर ले रखा है और यहाँ पर अग्निवीर का 30% सैलरी हाइक की बात कर रखी है। और वहीं जो है अगर 1.87 फिटमेंट फैक्टर होता है तो 30 से थोड़ा सा ज़्यादा लगा लो, और 1.95 फिटमेंट फैक्टर होता है तो 32 से थोड़ा सा ज़्यादा 35 तक लगा लो। हो सकता है 30 से भी कम हो सकता है सैलरी, इतना हाइक के गवर्नमेंट यहाँ पर करेगी। अब आगे समझते हैं, रिव्यू समझ लेते हैं, इसको रिव्यू करते हैं एक बार। ये केवल एक एक्सपेक्टेशन है मेरे दोस्तों, मतलब एक अनुमानित है, ठीक है ना, कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, क्योंकि हमने एक एक्सपेक्टेशन रख रखी है कि हमारे को अंदाज लगाने का अधिकार है कि भाई हम अंदाज लगा सकते हैं, हमारी सैलरी है, हम अंदाज नहीं लगाएंगे तो कौन करेगा? हमको पता होना चाहिए ना अपने कागजातों के बारे में, अपनी सैलरी के बारे में, अपने वेलफेयर के बारे में भी पता होना चाहिए हमको। तो यहाँ पर हमारा मकसद किसी भी जवान अग्निवीर को यहाँ पर डिमोटिवेट करना नहीं है, हम केवल एक अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है और आपको एक राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर इज नो हाइप, देयर इज नो हुक और देयर इज नो मिसलीडिंग। तो आपको कोई मिसलीड नहीं कर रहे हैं हम, मेरा मकसद ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने फौज की रोटी खा रखी है, मैं फौज की रोटी खाता हूं और ईमानदारी से मैं काम करना चाहता हूं। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें अग्निवीर को कोई भी डीए नहीं मिलता है अभी तक, ना ही उसको एमएसपी मिलता है, लेकिन उसको हॉकल अलाउंस, सापा, सीआई, टीडी, ड्रेस अलाउंस, एलआरए, लीव एटसेट्रा, ये अलाउंसेस उनको मिलते हैं। लेकिन अलाउंसेस की भी इंफॉर्मेशन मेरे को अभी थोड़ा सा कम है कि क्या अलाउंसेस क्या रेगुलर जवान के बराबर मिल रहे हैं। बाई चांस सियाचिन ग्लेशियर में जो जवान है, अगर वो 1 साल की सर्विस कर रहा है, क्या उसको वही अलाउंस मिलता है या अग्निवीर को डिफरेंट अलाउंस मिलता है? तो इसको भी मैंने अभी स्टडी करना है, धीरे धीरे मैं स्टडी कर रहा हूँ इसको। क्लासिफिकेशन पे और ग्रुप पे अभी तक ऑथराइज इसके बारे में नहीं है। अब मेथोडोलॉजिकली इसको समझ लेते हैं कि क्वालिटेटिव मेथड क्या हो सकते हैं। सैलरी में इस प्रकार से बढ़ोतरी करनी होगी जो सरकार को करनी चाहिए कि 10 साल के लिए इन्फ्लेशन के आधार पर ये सैलरी का इंक्रीमेंट होना चाहिए अग्निवीर भाइयों का या अग्निवीर बहनों का। या ध्यान रखना होगा कि आने वाले समय में महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, इसको सरकार को ध्यान रखना होगा। क्वांटिटेटिव मेथड की बात करते हैं, अगर सैलरी में इंक्रीज भी नहीं हो तो इससे समय समय पर बढ़ाया जाना चाहिए। बाई चांस सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं दे रखा है, अग्निवीर की सैलरी को हाइक नहीं कर रखा है या कम हाइक कर रखा है, बाई चांस 30% से कम कर दिया है, तो आने वाले समय में सरकार को इसको बार बार हाइक करने की यानी कि बदलने की जरूरत होनी चाहिए। ये आपको ट्रांसपेरेंसी सरकार को, गवर्नमेंट को रखनी चाहिए, पहले ही बता देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिक्रूटमेंट होने के वक्त सारी बातों को क्लियर करना चाहिए। एट द 2 पॉइंट बिल्कुल क्लियर करना चाहिए, इतना तुमको अलाउंस मिलेगा, इतना ये होगा, इतना ये होगा। सरकार को पूरी भर्ती प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए युवाओं को, यानी कि युवा अगर सेना को ज्वाइन करे तो युवा सेना को ज्वाइन करने के बाद वो बिल्कुल भी गुमराह न हो और अंदर जाके उसको घुटन न हो कि मैं कहाँ फंस गया, मैं गलत फंस गया यहाँ पर। मैं चाहता तो सिविल में और भी तरक्की कर सकता था, मैं सिविल में और भी अच्छी जॉब पा सकता था, मैं अग्निवीर नहीं बनता तो क्या पता मैं यहाँ पर सीजीएल का एग्जाम निकाल सकता था, मैं अग्निवीर नहीं बनता क्या पता मैं पैरामिलिट्री फोर्सेस में परमानेंट सोल्जर बन सकता और 60 साल तक पूरी नौकरी करता, मैं अग्निवीर नहीं बनता तो मैं असम राइफल में चलता और पूरी 60 साल तक नौकरी करता, मैं अग्निवीर नहीं बनता तो मैं सीआरपीएफ में जाता और पूरी नौकरी करता, मैं अग्निवीर नहीं बनता तो मैं हेड कांस्टेबल बनता, मैं अग्निवीर नहीं बनता तो मैं रेडियो ऑपरेटर बनता, मैं अग्निवीर नहीं बनता तो मैं सब इंस्पेक्टर बनता। तो ये चीज की जो है उसके अंदर बिल्कुल भी घुटन पैदा नहीं होनी चाहिए, तभी वो देश सेवा अच्छी तरह कर पाएगा, मन लगा पाएगा। ये ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट को रखनी बहुत जरूरी है, आने वाले समय में इसके बहुत बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। मैंने अक्सर फौज में एक बात को, इस चीज को हमने देखा है कि जवान जब
एक तो फौज की ये प्रॉब्लम है इन्फेंट्री बटालियन के अंतर्गत कि यहाँ पर जो जवान की उसको प्रमोशन क्राइटेरिया ठीक नहीं है उनका। जवानों के साथ प्रमोशन क्राइटेरिया में बहुत समस्या है। अगर जवानों का जो होता है वहाँ पर सीनियरिटी वाइज प्रमोशन आता है। अगर जवान का अगर एक इन्फेंट्री बटालियन में अगर 17 साल सर्विस है, अगर उसका कैडर में नंबर नहीं पड़ा और उसका कैडर में नंबर नहीं पड़ा, पूरा बैच ही वॉश आउट हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई बाई चांस अगर 2000 में कोई यहाँ पर रिक्रूटमेंट लिया और 17 साल तक 2017 तक वहां पर कोई प्रमोशन कैडर नहीं आया, यानी कि अगले वाले जो रिटायर ही नहीं हुए, तो नीचे प्रमोशन कैडर कैसे चलेगा? यानी कि उनकी 17 साल सर्विस हुई और 2 साल भी अगर बढ़ा देता, 19 साल भी करता, तब भी उसका कैडर में नंबर नहीं पड़ेगा, तो प्रमोशन कहां से लेगा? तो उस जवान की क्या गलती है, जबकि वो सर्विस करना चाहता था, लेकिन वो कितने में रिटायर हो गया? ये बात सोचनी है। उस जमाने में 16 साल में भर्ती हो जाते थे, हमारे जमाने में तो 16 साल में अगर वो जवान भर्ती हुआ है, 19 साल करके बढ़ाए हुए 2 ईयर एक्सटेंशन करने के बाद भी वो 16 और 9 35 साल में रिटायर हो गया वो जवान, तो घर आके क्या करेगा वो? ये बात बहुत बड़ा है। गवर्नमेंट ने इसको सोचना चाहिए। जहां एक्स सर्विसमैन भाई हैं वही यहाँ पर सर्विस नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा जॉब नहीं पा रहे हैं, तो अग्निवीरों का क्या होगा? बहुत बड़ा मिसलीडिंग है। तो आगे बढ़ते हैं। जॉब पा सकता है, जरूरी नहीं है कि सेना में जाकर वो देश सेवा हो सकती है, अदर जगह भी वो देश सेवा कर सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि जवान जो है सैक्रिफाइस आम लोगों की अपेक्षा वो जवान फौज में सैक्रिफाइस ज्यादा करता है। यानी कि सिविल में वो सैक्रिफाइस उतना नहीं करता है जितना कि एक फौजी जवान अपने देश के लिए सैक्रिफाइस करता है। देशभक्ति का जज्बा सबके अंदर है। ऐसा नहीं हो सकता है कि फौजी जरा ज्यादा देशभक्त है और जो बाहर सिविल में नौकरी कर रहा हो वो कम देशभक्त है। ऐसा नहीं हो सकता। देशभक्ति का जज्बा सबके पास है, लेकिन क्या है, उसको जॉब की सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। मेन मुद्दा है सेटिस्फैक्शन। यानी कि मैं सेना में जाना चाहता हूं तो सेना में मेरे को सेटिस्फैक्शन है, या मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूं तो मेरे को साइंटिस्ट बनने में सेटिस्फैक्शन है। ये साइंटिस्ट क्या देशभक्त नहीं होगा? आजकल तो जो नेता हैं वो जेल में बंद हो रहे होते हैं, वहीं से चुनाव लड़ते हैं, दुनिया भर के भ्रष्टाचार के आरोप होंगे, दुनिया भर के रेप के आरोप होंगे, वो भी अपने आप को बड़ा देशभक्त यहाँ पर साबित कर देता है। तो आगे बढ़ते हैं सीधे। इसकी तुलना अदर जॉब से नहीं की जा सकती है। पारदर्शिता यहाँ पर गवर्नमेंट को रखनी चाहिए। मेडिकल कंडीशन साफ तरीके से यहाँ पर रखी जानी चाहिए। जब भी रिक्रूटमेंट होता है उनकी मेडिकल कंडीशन के बारे में जरूर बताया जाना चाहिए, क्योंकि मेडिकल कंडीशन का बहुत बड़ा यहाँ पर मिसलीडिंग हो जाता है, जो जवानों के साथ भी होता है। नंबर दूसरा, जो अग्निवीर भाई हैं उनके साथ भी ये मिसलीड हो सकते हैं, वो जो मेडिकल कैटेगरी अगर हो जाते हैं। तो एक बात मेरे को ये समझना है, आगे मैं टॉपिक में बात करूंगा कि अग्निवीर जवान का अगर पांव अगर माइन फील्ड में चले गया तो उस अग्निवीर की क्या गलती है? जो घर आ जाएगा तो उसको ट्रीटमेंट कौन देगा? तो मेन प्रॉब्लम है उस जवान की जिंदगी चले गई, लेकिन उसको ट्रीटमेंट कौन देगा? उस अग्निवीर को ट्रीटमेंट कौन देगा? क्या उसके लिए ईसीएस फैसिलिटी है? क्या उसको हॉस्पिटलाइजेशन ठीक है? जबकि वो ठंड में दिक्कत करेगा, कल के दिन ठंड में उसको दिक्कत होगी, पाँव में दर्द होगी, एक बीमारी जब लगती फिर उसको दूसरी बीमारी पकड़ जाएगी, दवाइयों से लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके इलाज का कौन खर्चा करेगा? ये मेडिकल कंडीशन वाली जो चीजें हैं, ये गवर्नमेंट ने इसको क्लैरिफिकेशन करना चाहिए। जब भी आप भर्ती में होते हैं, जिस प्रकार से ऑफिसर्स का नोटिफिकेशन लिखता है, जब एनडीए में अप्लाई करते हैं, सीडीएस में अप्लाई करते हैं, तो जिस प्रकार से उनका एक क्लैरिफिकेशन होता है, तो उस प्रकार से इन जवानों के साथ भी धोखा नहीं होना चाहिए। अग्निवीर का भी प्रॉपर तरीके से क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। बात करते हैं एसएस कमीशन जो अफसर होता है, एसएस कमीशन में भी मिसलीड किया जाता है। उसमें भी गवर्नमेंट पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं रखती है कि होना चाहिए तो इतना ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सीधे हिपोथेसिस के बारे में समझते हैं। क्या सरकार आने वाले समय में अग्निवीर के लिए क्या रेगुलेशन ला सकती है? इंप्लीमेंटेशन की बात करेंगे जो गवर्नमेंट को करना चाहिए। सेकंड इनिंग का जो स्कोप है, सेकेंड इनिंग कैरियर का, जबकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो रही है। ऐसा नहीं है कि अग्निवीर जो है एक पॉलिटिकल वायरस में फैल जाए। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक जगह बीजेपी की सरकार है, जैसे कि यहाँ पर अग्निवीर भाइयों को यहाँ पर 10% यहाँ पर रिजर्वेशन देने की बात हो रही है, लेकिन क्या गारंटी है कि जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है या साउथ के अंतर्गत किसी और दूसरे की यहाँ पर सरकार है, अगर वो एनडीए गवर्नमेंट नहीं है, तो क्या गारंटी
है कि वो अग्निवीर भाइयों को वहां पर रिजर्वेशन देगी। इसलिए मेरा मानना ये है और मेरा ये गवर्नमेंट को ये सुझाव देना है, यहाँ पर इस चीज को सजेशन की बात कर रहा हूँ कि इसको पार्लियामेंट के अंतर्गत प्रॉपर तरीके से एक बिल पारित करना चाहिए, इसके लिए कानून बनना चाहिए ताकि ऑल इंडिया के अंतर्गत इसको पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए कि इतना रिजर्वेशन अग्निवीर के लिए होगा। अगर 4 साल बाद अगर घर आता है तो इतना रिजर्वेशन कोटा उनको देना पड़ेगा और लठ ठेकेदार देना पड़ेगा। तो क्या अग्निवीर वास्तव में पॉलिटिकल वायरस में क्या उठ पाएंगे आगे की ओर, अपना सेकंड करियर एनियन जो बना पाएंगे, जहां एक्स सर्विसमैन भाई नहीं बना रहे हैं जो 35 साल में रिटायर होके आ जा रहे हैं, उन बेचारों की गलती है, प्रमोशन कैटेगरी नहीं आया। तो आगे बढ़ते हैं सीधे इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। मैंने इनको फेज 4 में ले रखा है। 25% ले सकते हैं अभी तक, लेकिन इसको 60% तक किया जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इसको 75% किया जाना चाहिए। 75% इसको किया जाना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने इसको लागू कर दिया तो अब हम कौन होते भैया, हम विरोध करते करते थक जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट नहीं करेगा। लेकिन गवर्नमेंट को इसको इम्प्लीमेंटेशन करके 75% सोल्जर्स को यहाँ पर परमानेंट करना चाहिए। फेज 2 की बात करते हैं। यहाँ पर रेगुलर सोल्जर के बराबर वो अमाउंट दिए जाए जब वो ड्यूरिंग किल्ड इन एक्शन हो जाए, यानी कि जो अग्निवीर है वो भी वही ड्यूटी कर रहा था, एक रेगुलर सोल्जर भी वही ड्यूटी कर रहा था, लेकिन उसके बेनिफिट ज्यादा होते हैं जबकि अग्निवीर के उतने नहीं हो पाते हैं। तो वो भी शहीद हुआ है, लेकिन वो जवान भी शहीद हुआ है, लेकिन दोनों शहीद हुए, लेकिन शहीद में भी डिस्क्रिमिनेशन हो गया है। तो शहीद होने पर भी, यहाँ पर बलिदानी होने पर, अपने देश के लिए बलिदान देने पर भी, यहाँ पर सेक्रीफाइस देने के लिए देश में भी, उसमें भी यहाँ पर दोनों में यहाँ पर भेदभाव उत्पन्न हो गया है। तो इन बातों को समझना है। सच है पर कड़वा है, इसको छुपाया नहीं जा सकता है। फेज 3 की बात करते हैं। सेकंड इंजीनियरिंग कैरियर के लिए ऑप्शन बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, बिल पारित किया जाना चाहिए, कानून के अंतर्गत होना चाहिए ताकि ऑल इंडिया ऑल स्टेट में ये लागू हो सके। फेज 4 की बात करते हैं। पार्लियामेंट में प्रॉपर बिल पेश किया जाना चाहिए अग्रिम रिजर्वेशन के लिए ताकि ऑल स्टेट गवर्नमेंट में भी ये अप्लाई हो सके। ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ। रिकमेंडेशन की बात करते हैं। सही पे हाइक लागू होना चाहिए, यानी कि अग्निवीर के लिए बिल्कुल सही पे कमीशन, जो 8th पे कमीशन होगा उनका बिल्कुल सही तरीके से बैठना होना चाहिए ताकि उनको कोई भी डी उनका कमजोर ना हो, उनका मोराल बिल्कुल भी कमजोर ना हो। रिकमेंडेशन 2 मैंने रखा है। इसमें जितने भी मेडिकल अनफिट हो जाते हैं उनको तब तक मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए तब तक कि वो जब तक ठीक कंडीशन में न हो जाए या उनकी सेकंड इंजीनियरिंग की जॉब न लग जाए। भैया उसने देश के लिए सैक्रिफाइस कर दिया, अपना घुटना तोड़ दिया उसने, अपना पाँव खो दिया उसने, अपना जो है सर उसने इंजरी हो गई, उसने बुलेट लग गए उसके, उसमें उसको चोट लग गई, उसको इंडोरेंस कर रहा था, इंडोरेंस में कहीं रात में कहीं खाई में गिर गया और उसको चोट लग गई। तो उसके लिए क्या सोचा है सरकार ने? मेन पॉइंट है कि उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा है, इसको क्लैरिफाई करना चाहिए। उस जवान की, उस अग्निवीर भाई की क्या गलती है? इंडोरेंस के लिए उसको कैमरन पेट्रोल में उसको पैरा कमांडो के लिए उसको ट्राई दिया गया, पैरा कमांडो में पैरा ट्रूपर्स बनाओ, और पैरा ट्रूपर्स उसको जहाज से, हेली से जब नीचे आना था तो उसका पांव ही टूट गया। तो उस अग्निवीर भाई के लिए कितनी बड़ी दिक्कत है। ये गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को चेंज करना चाहिए। उसके बारे में क्या सोचा है, उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में जब वो घर आ जाएगा, क्योंकि सेना में उसको रखा नहीं जाएगा, वो किसी काम का नहीं है, फिर सेना उसको घर भेज देगी। तो घर भेजने के पास उसके पास सेकंड इंजीनियरिंग करियर का क्या ऑप्शन है? तो उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। नंबर दूसरा, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट का उसको दिया जाना चाहिए और लाइफ लॉन्ग दिया जाना चाहिए। क्योंकि ये दिक्कत जो होती है फौजी बंदे के पास, जो फौजी बंदा होता है, अगर उसको एक बार कोई चोट फटक लग गई या सेना के साथ कोई मिलिट्री ड्यू टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हो गया या अग्रवेटेड एट्रीब्यूटेबल, ये चीजें हो जाती हैं, उसको जिंदगी भर मरने तक उसका साथ नहीं छोड़ती, फिर वो लगते रहती है, वो तंग करते रहती है उनको। तो इन बातों को समझना चाहिए गवर्नमेंट को। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम की बात करते हैं। डीए हो गया आपका, डीएनएस अलाउंस, मिलिट्री सर्विस पे अलाउंस से कम हो सकते हैं रेगुलर सोल्जर की अपेक्षा। नंबर ऑफ एक्स सर्विसमैन होता है, कोटा उसको मिलना चाहिए। सीएसडी फैसिलिटी की बात करते हैं आफ्टर टेन्योर, उसकी बात करते हैं। मेडिकल कंडीशन में एक्सग्रेशिया की बात करते हैं, वो उसमें उनको दिया जाना चाहिए कि एक्सग्रेशिया तो मिल रहा है, लेकिन
मेडिकल कंडीशन की परिभाषा गवर्नमेंट ने इतनी टफ रख दी आजकल कि वो डॉक्टर चाह के भी नहीं कर सकता, फौज का डॉक्टर चाह के भी नहीं कर सकता आप। वो मेडिकल अथॉरिटी जो वहां पर बैठी है, जो बोर्ड मेंबर से बैठे हैं, वो चाहकर भी नहीं कर सकते। डिसेबिलिटी परसेंटेज का क्राइटेरिया कम कर दिया गया है, कई सारे ऐसे डिजीज है उनको हटा दिया गया है जो कि एक्सट्रीम कोल्ड एरिया में, एक्सट्रीम इलाके में जवानों को हो जाती हैं, तो ये चीजों को हटा दिया गया है। किल्ड इन एक्शन का मैंने आपको बता दिया है। लीव डेथ एक्शन, लीव डेथ की बात कर रहा हूं मैं, नाना केसेस की बात कर रहा हूं, नॉट एट्रिब्यूटेबल नेदर और नॉर एग्रीवेटेड की बात कर रहा हूं। लीव के दौरान होने वाले हादसों को इनको सुधारना चाहिए, इसको क्लैरिफाई करना चाहिए। जब भी रिक्रूटमेंट का नोटिस निकले, इसको प्रॉपर तरीके से रिक्रूटमेंट नोटिस में क्लैरिफाई होना चाहिए ताकि उस युवा के साथ धोखा ना हो, उसको गुमराह न किया जाए देशभक्ति के नाम पर, और जब अंदर आए तो उसको घुटन ना हो, और घुटन हो के वो सोचा कि हे भगवान मैं दूसरी जगह, क्या पता मेरा करियर ऑप्शन और बढ़िया हो सकता था, क्या पता मैं करियर और अच्छा कर 2 साल में रुक सकता था, 1 साल में और मेहनत करता तो क्या पता मैं सीजीएल में सेक्शन ऑफिसर बन सकता था, क्या पता मैं जीएसटी इंस्पेक्टर बन सकता था, क्या मैं आईटी इंस्पेक्टर बन सकता था, क्या पता मैं बीएसएफ में इंस्पेक्टर बन सकता, मैं स्टेट गवर्नमेंट में एसआई बन सकता था। तो मैं प्रिपरेशन करता, एक अच्छी मेहनत करता तो मैं क्या बन सकता था। इस बात का उसको बिल्कुल भी मलाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अग्निवीर बन गया तो 4 साल तक कुछ नहीं कर सकता, या तो उसको घर आना पड़ेगा या वो 4 साल तक कुछ नहीं कर सकता, वो शादी भी नहीं कर सकता, तो कुछ नहीं कर सकता। तो इन बातों को समझना चाहिए, उनके साथ धोखा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। सैलरी यदि 8th पे कमीशन में बढ़ती है तो ये क्या 10 साल तक होगी, जिससे अग्निवीर को यहाँ पर लॉस होगा। अगर सैलरी हाइक यहाँ पर गवर्नमेंट रख देती है, बाई चांस 30% बढ़ाती है, 25% बढ़ाती है, तो यहाँ पर हमने मिनिमल 30% ले रखा। अगर जितनी भी बढ़ाती है, क्योंकि जवानों को यहाँ पर कंटिन्यू डीए मिलेगा, उनका डीए बढ़ेगा इन्फ्लेशन के आधार पर, लेकिन महंगाई के हिसाब से, लेकिन उस अग्निवीर का तो फिक्स हो जाएगा। और 10 साल बाद जब पे कमीशन लागू होगा, और 10 साल तक कितना बड़ा लॉस होगा, इसको क्लैरिफाई करना चाहिए गवर्नमेंट को। यदि एक रेगुलर सेक्टर ड्यूटी कर रहा है तो सेम ड्यूटी भी अग्निवीर कर रहा है, लेकिन जो उसको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है उस जवान के इक्वल पर उसको फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यहाँ पर। तो अग्निवीर और जवान का रेगुलर सोल्जर का यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, फाइनेंशियली तौर पे हो रहा है। इस बात को, सच को छुपाया नहीं जा सकता है, सच है पर कड़वा है। मैं इन बातों में भी एक फौजी हूं, इस बात को मैं भली भांति समझता हूं। रिजल्ट्स की बात करते हैं। अग्निवीर भाई मेरे बहनें जितने भी हैं, चाहे अग्निवीर वायु हैं, एसएसआर हैं, एमआर हैं या अग्निवीर हैं, भारत सरकार को इसे हर संभव प्रयास करना चाहिए कि जिससे युवाओं को कोई संकोच ना हो, भविष्य में किसी चीज को लेकर उनको संकोच ना हो कि मैंने अग्निवीर क्यों बना। तो ये संकोच उनको मलाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन की बात करते हैं। अगर सरकार सब में अगर बदलाव करती है तो युवाओं को सेना के प्रति और भी जागरूक किया जा सकता है, सेना की ओर उनका लगाव बढ़ सकता है। एक बात अब आगे मैं अगर क्लियर, थैंक यू की बात, थैंक यू से मैं आगे पहले बढ़ता हूँ कि एक बात आपको समझना होगा कि जितने भी फौजी भाई हैं आज के समय में, जो फौजी बंदे फौज में सर्विस कर रहे हैं, इन बातों को समझना है। फौज के मान ले जाए एक इन्फेंट्री बटालियन के अंतर्गत 795, 92 आर्मर्ड 900, इन्फेंट्री इंजन बटालियन 1200, जितने भी, या ईएमई का कोई सेक्शन है, ईएमई का सेक्शन 200, 300, जितने का भी बड़ा सेक्शन है, यूनिट की बात करते हैं, उनके पलटन के अंदर, उन्हें यूनिट के अंदर जितने भी जवान हैं, जो जवान हैं अभी, उन जवानों के जो बच्चे हैं, क्या वो अग्निवीर बन रहे हैं? नहीं, वो अग्निवीर नहीं बने। उन्होंने अपनी स्टेटस को सुधार लिया है, अपनी स्टेटस को आगे कर लिया है। तो अग्निवीर वही बनेगा जो किसी, मतलब मैं सच है पर कोई कड़वा है, मतलब अग्निवीर वही बनेगा जो कहीं किसी काम का नहीं होगा, मतलब वो अदर जगह जॉब नहीं पा रहा है, तो वो बोलेगा, उसका पिताजी बोलेगा तो आप फौज में चले जा, अग्निवीर बन जा, या रिलेशन सर्टिफिकेट से तू फौज में चले जा। तो ये सच है पर कड़वा है। मैं एक फौजी हूँ, इस बात को भली भांति समझता हूँ।
तो और बाकी जो है, जो पहले से जो फौजी होगा, जो मतलब जो जवान होगा, जेसीओ होगा, हवलदार होगा, सार्जेंट होगा, कपल होगा या नेवी का होगा, या मतलब जितने भी होंगे वो अपने फौजी अपने बच्चों को सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कराएंगे, मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन कराएंगे, आरएमसी की प्रिपरेशन कराएंगे या आईआईटी की प्रिपरेशन कराएंगे या अदर बीटेक एमटेक जो भी उनको कराना है उस सब चीज फैसिलिटी कराएंगे, चाहे खा के कराएं चाहे नहीं खा के कराएंगे, कुछ भी कराएंगे, लेकिन कराएंगे जरूर इन बातों को। लेकिन वो बाप कभी नहीं चाहेगा कि मेरा फौज में बेटा जो है अग्निवीर बने, वो बाप चाहेगा हमेशा मेरा बेटा फौज में अफसर बने। तो इन बातों को समझना, या मेरा बेटा जो है कल के दिन इंजीनियर बने या कहीं दूसरी और जगह अधिकारी की सौंप करे। हर माता पिता का यही ख्वाब होता है। लेकिन बात करते हैं अग्निवीर कौन बनेगा? जो गरीब का बच्चा होगा, जो आम बच्चा होगा। क्या गरीब के लिए ही क्या देशभक्ति से सेना में जाकर सेक्रीफाइस करने की है? जबकि देशभक्त तो नेता भी जेल के अंदर बंद है, दुनिया भर के भ्रष्टाचार के आरोप है, रेप के आरोप है, लेकिन वो अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त साबित करता है। जबकि सैक्रिफाइस ना के बराबर है। सैक्रिफाइस क्या है? जेल में बंद रहा है भ्रष्टाचार के आरोप में, वही उसका सैक्रिफाइस है और उसी से वो अपने आप को देशभक्त साबित करने में लग जाता है। तो ये बातों को समझना चाहिए, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये सच है, मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं लेकिन यही सच है और ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, मैं खुद का ये हमारा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस को हमको समझने की जरूरत है। एक्सपीरियंस वही बता सकता है जिन्होंने इस दौर को गुजरा हो या उसके बारे में, उस फील्ड के बारे में वो अच्छी तरह से जानता हो। तो इन बातों को समझता दोस्तों, मैं अपने टॉपिक को बंद करता हूं। मेरा वीडियो बहुत ज्यादा हो गया है। थैंक यू। और सैनिक एकता चैनल की ओर से आप सभी लोगों को ये मैंने बताया था। और हीरा परिहार जैसे कि मेरा नाम है, अब लेता हूं आपसे विदा। और ऐसी जानकारी के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें जितने भी मेरे मिलिट्री फैमिली से पर्टेन करते हैं। और चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो, वेटरन हो या ऑन सर्विस हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे